Hello, good evening, everybody. So, we are doing Dum series Decoding UPSC Mindset, and we have done with paper 2024. हमने उस पेपर को 5 लेक्चर्स में डिस्कस किया है एंड वी ट्राई टू डिकोड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी. दैट इज व्हाट इज दम सीरीज इज ऑल अबाउट. बट ये प्रोसेस हमने बड़े ध्यान से किया ताकि जो एल्गोरिथम हमें बनाना है वो आप उस एल्गोरिथम को इंटरनलाइज भी कर पाओ. आई होप पहले लेक्चर में आपको चीजें इतनी समझ नहीं आई होंगी, बट टिल द लास्ट लेक्चर जो हमने किया है डिस्कस, 5th लेक्चर, अगर आपने 5 लेक्चर देखे होंगे तो स्लोली स्लोली आपको उस माइंडसेट के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी. एंड जब हम और पेपर डिस्कस करेंगे वही पैटर्न्स दोबारा से अप्लाई होने स्टार्ट होंगे, देन योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो बिल्ड, योर ट्रस्ट ऑन दिस पैटर्न इज ऑल्सो बिल्ड. तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी. बट यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, और ये आप में काइंड ऑफ पेशेंस होनी चाहिए और इस माइंडसेट को चैलेंज करना. बहुत लोग करेंगे इस पैटर्न को चैलेंज कि भाई नई नॉलेज के बेस पे पेपर सॉल्व करना है, बट आपको ये चीजें जब इंटरनलाइज कर लोगे देन द प्रोसेस विल बिकम इजी फॉर यू. एंड वी आर डूइंग इट ऑब्जेक्टिवली. हम ये नहीं कर रहे कि कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं. और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारा आंसर पैटर्न लगाने के बाद गलत हो रहा है, डू नॉट गेट वरीड एट ऑल, बिकॉज दिस एग्जाम में हमें अपने पैटर्न से 70% क्वेश्चन सही करने हैं, 30% गलत होंगे वो पक्का है. पर हमारी ये श्योरिटी है कि 70% सही हो जाएंगे. आपने 100 क्वेश्चन किए, 70 गेटिंग राइट, 30 गेटिंग रॉन्ग. 30 के कितने के नेगेटिव कितने हुए? 2/3 इंटू 30 कितना हुआ? 20 मार्क्स. वहां से आया 140. 140 माइनस 20, 140 माइनस 20 इज 120. पर हमें है कि ठीक है भाई, हम 70-30 कह रहे हैं, 65-35 भी हो सकता है. तो अगर वर्स्ट केस भी जाए 65% और 35% हो जाएगा, तब भी आपकी कट ऑफ 110-105 मार्क्स आ जाएंगे. और यही हमारा गोल है. मतलब आपको अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना है जस्ट बिकॉज आपका जो हमने पैटर्न बनाया है उससे आंसर गलत हो रहा है. एंड वी विल सी दोस थिंग्स इन टुडेज एग्जाम कि जब हमने पैटर्न अप्लाई करेंगे आंसर गलत आएगा कई जगह. होने दें बेशक गलत, बिल्कुल नहीं डरना है. हमें अपने पैटर्न को बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई करना है. ऐसा नहीं है कि जहां क्वेश्चन गलत हुआ पैटर्न चेंज कर लिया, फिर तो आपका पैटर्न कभी बन ही नहीं पाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट अ डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट. और ये बिल्कुल प्रूफ है इस चीज का कि नॉलेज के बेस पे इस एग्जाम को निकालना, जैसे कि आजकल पेपर आ रहे हैं, इज अ वेरी टफ एक्सरसाइज. नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम, ये दोनों चीजें, एल्गोरिदम और उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आर द की कंपोनेंट्स. नॉलेज आपको एक्वायर करनी है उस बेसिक तक, उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे ध्यान रखना है और उस एल्गोरिदम को बनाने पे ध्यान रखना है. आया समझ में यहां तक? नाउ लेट्स स्टार्ट एंड विद द पेपर 2023. हम वो स्टार्ट करते हैं सेट ए. तो हम हर सीरीज में ट्राई करेंगे कि सेट ए को ही करें ताकि आपको आसानी हो जाए. 2023 का पेपर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब देखें इस क्वेश्चन को. अब यहां पे पेपर स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी वाले चीजों से. ज्योग्राफी से ये स्टार्ट हो रहा है. अब समझे, पहला है जेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. ये पहला क्वेश्चन है, उसका पहला स्टेटमेंट है जेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में है. दूसरी है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. ठीक है भाई, डायरेक्टली फीड्स. मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक. ये पेपर 2023 का है. अब देखें इन तीनों स्टेटमेंट में, मैंने आपको पहले बताया था, पहली स्टेटमेंट आपकी नॉलेज के बेस पे सही होनी चाहिए. ये सब पढ़ते हैं भाई कि जेलम के कंडे पे कौन सी लेक है, तो ये तो नॉलेज के बेस पे करेक्ट है कि जेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. ये तो फैक्ट्स है ना, हम पढ़ते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारी, डल लेक, वुलर लेक, तो ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इतना तो पता होना चाहिए. अब एक चीज ये देखिए, तीनों स्टेटमेंट्स बड़ी फैक्चुअल हैं. या तो रिवर है या लेक है. लेक रिवर, लेक रिवर, लेक रिवर. अब लेक और रिवर को लिंक कर रहे हैं और 3 स्टेटमेंट बनाई है. और एग्जामिनर के पास फैक्ट जहां भी आ जाए आपको, और समझना सबसे आसान तरीका होता है एग्जामिनर के पास स्टेटमेंट गलत करने का. तो अगर तीनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअल हैं तो ये तो पक्का है, गारंटी है कि ऑल 3 विल नॉट बी करेक्ट. और नन तो करेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी करेक्ट है ही है. मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से दोनों तो सही नहीं है, एक तो गलत पक्का होगी
बाकी पता नहीं, दोनों भी गलत हो सकती हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स में से एक तो पक्का गलत है, इनकरेक्ट है, दो भी इनकरेक्ट हो सकती हैं, पर हम ये देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू क्लेरू लेक। भाई आपको मैंने पहले ही बताया था, जब एग्जामिनर को स्टेटमेंट सही करनी होती है तो उस स्टेटमेंट की लैंग्वेज बड़ी जेनरिक होती है, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है, कोई एडजेक्टिव नहीं यूज करते हैं। ऊपर स्टेटमेंट क्या है, जेलम रिवर, यहां लिखा डायरेक्टली पासेस थ्रू वुलर लेक, नहीं लिखा ना, क्योंकि पता ही है वो यहां से पास होती है, तो डायरेक्टली लिख भी देंगे तो भी उसका मतलब चेंज नहीं होगा। तो जब जो स्टेटमेंट सही होती है एग्जामिनर उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड ऐड नहीं करता है। यहां पे भी तो लिख सकता था कृष्णा रिवर फीड्स कुलेरू लेक, क्या दिक्कत थी अगर सही होता तो? क्योंकि ये सही नहीं है और वो चाहता था कि वो पक्का ही गलत हो, ये क्वेश्चन 100% क्या हो, गलत हो, तो कुछ ऐसा वर्ड ऐड करेगा जो उसको 100% क्या कर देगा, इनकरेक्ट। क्योंकि स्टेटमेंट या तो 100% करेक्ट होनी चाहिए या 100% इनकरेक्ट होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट करेक्ट होती है वो तो बड़ी जेनरिक होती है, और इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बड़ी स्पेसिफिक होती है। क्योंकि अगर कृष्णा रिवर की बात करें, कृष्णा रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू भी तो क्लेरू लेक में फीड कर सकता है, तो उसे था कि कृष्णा रिवर, अगर मैं ये लिख दूं फीड्स क्लेरू लेक, तो ये सही हो सकता है ऑप्शन। ये थोड़ा कृष्णा लेक डायरेक्टली अपने ट्रिब्यूटरीज के थ्रू पानी कहां जाए, क्लेरू लेक में, उसके तो डिबेट आ जाती। तो उसे कौन सा वर्ड ऐड किया, डायरेक्टली। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्टली वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत करना चाहता है, तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू क्लेरू लेक, इसको आपने यूपीएससी के माइंडसेट से समझा कि भाई डायरेक्टली वर्ड क्यों ऐड किया है, क्यों ऐड किया है, बिकॉज तुझे स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करना है। बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट्स आर स्पेसिफिक एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर जेनरिक। दिस पैटर्न विल बी फॉलोड इन द कमिंग क्वेश्चंस आल्सो। इस पे हमें नहीं हटना है। तो हमें अगर दोनों में से गलत करना है तो मैं दूसरी तो पक्का गलत करूंगा। अब तीसरी देखते हैं, मेंडरिंग ऑफ रिवर गंडक फॉर्म्ड कन्वर लेक। अब भाई उस साल ना ये कन्वर लेक न्यूज में थी, आपने पता होगा रामसर साइट डिक्लेयर की थी, और जब हम रामसर साइट पढ़ते हैं तो पढ़ते होते हैं कि इस रामसर साइट में जो है कौन सा रिवर जा रहा है, तो ये न्यूज में था, करंट अफेयर में था। पर मान लो लेट्स सपोज आपको नहीं आता है, ये आपने नहीं पढ़ा है करंट अफेयर में, जो कि पढ़ना चाहिए था, बिकॉज ये रामसर साइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था उस साल। इस साल भी कुछ रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, तो आपके उसको फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे, उसमें उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर मान लो आपने पढ़ा होता, तो यहां वर्ड क्या है, बूरी गंडक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है अगर हम नॉलेज के बेस पे देखें, पर नॉलेज आपको नहीं है लेट्स सपोज, तो आप क्या करते हैं, दोनों में से एक इनकरेक्ट मानते हैं। आपको पहले बताया था कि दोनों में से एक इनकरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, दो इनकरेक्ट होने के चांसेस क्या है, कम है। तो अगर आप मारते तो आप मारते ओनली टू। आंसर क्या है इसमें, इसका ए या बी में से आंसर होना चाहिए था। लेट्स सपोज आपको थर्ड स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ी है करंट अफेयर्स में, तो करके तो आना ही था ये, क्योंकि 50-50 का गेम है ये। दिस क्वेश्चन इज अबाउट 50-50, ए या बी करना तो पक्का ही है। अगर आपने थर्ड पढ़ा होता तो आंसर आ जाता ओनली ए, ओनली वन। पर क्योंकि आपने मान लो नहीं पढ़ा है तो आप ओनली टू भी टिक कर सकते हो, बी। आंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पैटर्न कह रहा है कि हमें 50-50 वाले क्वेश्चन करने हैं, और हमें यह भी पता है अगर तीन फैक्चुअल स्टेटमेंट तीनों सही नहीं होती हैं, एक हमें पता था सही थी, अब एक सही है दो सही वो बच गए। अगर दो स्टेटमेंट हैं उसमें एक के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं, एक में, दो में खेलने के चांसेस कम हैं, तो हमारा आंसर ओनली बी भी लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने पैटर्न फॉलो किया, ओनली टू लगाया, चाहे नंबर नहीं आए भाई, नेगेटिव आ गए, पर हम पैटर्न से नहीं लेंगे। नॉलेज थी तो ओनली वन लगा देते। आया समझ में? अब ये नहीं करना है कि सर इसमें दोनों में से दोनों गलत हैं तो अगली बार जब आएगा मैं ओनली वन लगाऊंगा, नहीं, आपको ओनली टू ही लगाना है। अगर दो में खेला गया है तो चांसेस है एक में खेलने के चांसेस ज्यादा हैं, दोनों में खेलने के चांसेस कम है। खेल तो ऐसे भी सकता था ये कि तीनों स्टेटमेंट ही गलत कर देता, आगे देखेंगे ऐसा भी है। पर हमें अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना है। हम कभी नहीं मानेंगे कि यूपीएससी तीन स्टेटमेंट देके तीनों फैक्चुअल स्टेटमेंट को गलत करेगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका आंसर क्या होता है, ओनली टू। वो एक में खेलता है या मैक्सिमम दो में खेलता है, तीनों में तो खेलता ही नहीं है, बहुत कम खेलता है नेगेटिव। तो उस सेंस में हमें अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना है। तो बच्चे कहेंगे कि नहीं सर अब क्या करें, अब तो आंसर तो ओनली वन है, ओनली टू लगा के नेगेटिव आ गया है, तो हम अगली बार सोचेंगे कि हम तो नॉलेज के बेस पे करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं घबराना है, पैटर्न को नहीं बदलना है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को देखें। अब पेपर में आपने पेपर उठाया, दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आसान नहीं था भाई, पहला क्वेश्चन आसान नहीं था ना, ये आसान है। पोर्ट क्या है? मुंद्रा पोर्ट, कामराजार, कामराज राजर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। दीज आर 3 पोर्ट्स, कामराजर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट। और उनको लिखा है कि दीज आर वेल नोन फॉर। और ये तो पक्का पता ना भाई, अगर फैक्ट्स की गेम है यहाँ पे, ऑल 3 तो मैं कभी सही गलत नहीं करूंगा, ना मैं नन कभी करूंगा। आंसर तो वैसे ही ए और बी में से है। अपने पैटर्न के हिसाब से तीनों कभी सही नहीं होंगी, एक में तो पक्का गेम खेली होगी, और तीनों गलत नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा वो नहीं करता है। तीनों स्टेटमेंट्स गलत करने का मतलब है यूपीएससी बहुत ही इस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो चाहता है कि स्टूडेंट को सब कुछ पता हो। क्योंकि अगर तीनों स्टेटमेंट गलत कर रहा है तो वो नॉलेज के बेस पे करना चाह रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगी तो लॉजिकल है, क्योंकि भाई फैक्चुअल है, वहीं तो उसके पास ऑप्शंस है सेट करने के कि क्वेश्चन को गलत सेट कर पाए स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट को गलत सेट करने का फैक्चुअल तरीका ही होता है, वो तो पक्का करेगा एक में तो ऑल 3 तो नहीं होंगे। नन ऑप्शन नहीं है बिकॉज वो बहुत ही रिग्रेसिव हो जाता है। फिर सैडिज्म नहीं होता कि यूपीएससी को आपको बस गेम खेलना है आपके साथ, वो भी नहीं करता है। अगर आप एग्जाम में ये सोच के जा रहे हैं कि यूपीएससी आपके स्टेटमेंट को गलत करना चाह रहा है, तो आधी तो गेम आपकी वहीं खत्म हो गई है। इस माइंडसेट से अगर आप जा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में शायद यूपीएससी ने गेम खेली हो, अगर ये शायद लगा दें, क्या पता ऐसा हो, फिर तो आप गए। आप ये माने पेपर उसने सही सेट किया, उसमें से बीच बीच में गेम खेल लिया। आई टोल्ड यू वन थिंग इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो, ये पेपर में अगर आप स्टेटमेंट्स को ग्रीन हाईलाइट करें और रॉन्ग को रेड करें तो रेड का एलिमेंट कम होता है, ग्रीन का ज्यादा होता है। तो गेम अगर ऐसा होता यूपीएससी तो रेड का एलिमेंट ज्यादा होता, ग्रीन का कम होता। तो बहुत ही कम जगह पे स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, तो ये सारी गलत हो जाए, ये बहुत ही रेयर है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने पैटर्न में। वो एक्सेप्शन हो जाएगी पैटर्न की, वो आंसर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने पैटर्न को चेंज नहीं करना है। अब आपको पता हो कि मुंद्रा पोर्ट, तो भाई आपको पता है कि अडानी पोर्ट्स की बात होती थी। इट वॉज लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, गुजरात में है, इट्स करेक्ट। कामराजार पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। आपको पता है कि पोर्ट्स वैसे पोर्ट ट्रस्ट चलाते हैं, पहला पोर्ट था ये, फर्स्ट मेजर पोर्ट जो क्या कंपनी की तरह रजिस्टर हुआ। और विशाखापट्टनम पोर्ट, आप ये इसको गलत कर सकते थे कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट तो नहीं है। इतना आपको आइडिया है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम तो नहीं है, कोई और हो सकता है, आपको इतना पता हो सकता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में चाहे मर्जी हो, पर आपको इतना पता था विशाखापट्टनम वाला तो नहीं है। ये पोर्ट या तो बॉम्बे में होगा या गुजरात में होगा या वेस्ट बंगाल साइड पे होगा, साउथ में तो नहीं है। तो आप इसको गलत कर सकते थे इस ऑप्शन को, ये सोच के। तो अगर आपको नहीं आता था तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको क्योंकि पता है कि आंसर ए और बी में से एक है, तो क्यों ना लगाएं भाई पैटर्न के हिसाब से। और आपको पता भी लग गया है कि मुंद्रा पोर्ट क्या है, गुजरात की बात हो रही है, महाराष्ट्र जो रीजन है वहीं पे है अडानी पोर्ट्स, तो वहां पे हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। पर फैक्ट्स हैं, गेम भी खेली हो सकती है, या तो स्किप कर दें, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ए बी में से लें। और चांसेस किसके ज्यादा हैं? ओनली 2 के ज्यादा हैं, तो बी लगाएं। यहां पे मैंने बी लगाया, सही हो गया, वहां पे बी लगाया, गलत हो गया। पर हमें पैटर्न फॉलो किया ना, एक सही हुआ, एक गलत हुआ। एक में आए पॉइंट -0.66, दूसरे में आए 2, नेट तो बेनिफिट हो रहा है ना भाई। इस सेंस में कह रहा हूं पैटर्न लगाना है आपको। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, यू कैन स्किप प्रीवियस वन ऑल्सो, बट भाई इनको स्किप तभी करें ना जब आपको पता है कि ए और बी में से आंसर आ रहा है। 50-50 गेम पहुंच गई है, और 50-50 गेम पहुंच गई है, और अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रापोलेट करें, हाँ ये आपको नहीं पता हो सकता था, ये आपको नहीं पता हो सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस थिंग इज नॉट नोन टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ ये पता हो सकता था और ये पता हो सकता था। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपको पता होता है क्योंकि आपको पता है कि कहां से हमारी क्या है कंटेनर्स ज्यादा आते हैं, तो आपको उस सेंस में आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे कि ये साउथ में है, उस सेंस में हमारे जो मेन है वो कौन से हैं, तो ये एलिमिनेट कर सकते थे। ये तो आपको पता ही नहीं है, तो वहीं आप पहुंच गए ओनली 1 और 2 पे, फिर ऑप्शन बनता है हमारा कौन सा, ओनली 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अगला है थर्ड। भाई पेपर में ना उठा के देखेंगे यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स का, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई पहले तीनों क्वेश्चन में आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में यू वर नॉट 100% श्योर, इन सेकंड यू वर नॉट 100% श्योर, थर्ड आएगा इसमें भी 100% श्योर नहीं हो पाओगे। तभी मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी में अगर ये सोच के जा रहे हैं कि नॉलेज के बेस पे कर दूंगा, तो आप पहले 3 क्वेश्चन देके हिल जाएंगे
और सोचेंगे मैंने क्या ही तैयारी की है, बट हैव दैट माइंडसेट की लिमिटेड नॉलेज होगी, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट आती होगी पर मैं 50-50 पे पहुंच जाऊंगा, फिर भी रिस्क लूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रीज, पहला है जैक फ्रूट, फिर है महुआ, फिर है टीक। अब बोलते हैं हाउ मेनी अबव और आर डेसिडुअस ट्रीज। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज कौन से हैं। अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस कौन से हैं, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में एक कौन सा है, टीक। ये पहले ही पूछा हुआ है, कौन कहां पे, पीवाईक्यू में। और वैसे आप पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज में कौन सा आता है, टीक आता है, और पहले पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, वैसे भी आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ये तो सभी को पता होता है। थर्ड, पर आपको पता क्या, नन तो आंसर नहीं है, और आपको पता है अगर तीनों पूछे हैं तो तीनों के सही होने के चांसेस बड़े कम है सर। एक तो गेम खेली होगी। अब मानते हैं एक में गेम खेली होगी, अब दोनों में कहां गेम खेली होगी। अब मुझे एक चीज बताएं, जो ये महुआ है, आपने पहले नाम सुना होगा इसका, महुआ से। ये कौन से रीजन में मिलता है, महुआ कौन से रीजन में मिलता है। अगर आपको रीजन पता है तो उस रीजन के क्लाइमेट से आप यहां पहुंच सकते हो। और महुआ आप पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी अभी फोटो, तो आपको महुआ को जान जाएंगे। बहुत बार आता है महुआ लीव्स से, तो देखें इसको महुआ कि कहां पढ़ते हैं इसको, तो देखें इसको महुआ कि कहां पढ़ते हैं आप महुआ को। अब देखें इसको, अब आप भाई चीजों को ना, तभी मैं कह रहा था कि चीजों को जब आप पढ़ रहे हैं तो कहां की नॉलेज कहां यूज हो जाएगी आपको समझ नहीं आएगा। तो ऑलवेज हैव दैट क्यूरियोसिटी वाला माइंडसेट। देखें ये महुआ ट्रीज, व्हाट इज द यूज ऑफ महुआ लीफ, आपने पढ़ा होगा। जैसे पढ़ते हैं ना, ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लिकर बनता है, इसमें महुआ जो पीते हैं ट्राइबल लोग, जो इंटॉक्सिकेंट लिकर बनता है वो इन ट्री से बनता है। तो महुआ ट्री ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये न्यूज में बहुत बार आता है कि ट्राइबल लोग महुआ का यूज करते हैं वो ड्रिंक बनाने के लिए। अब महुआ, अगर आपको इतना भी पता था कि भाई महुआ ट्री सेंट्रल इंडिया में है, तो सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट क्या है सर, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ जो हमारा सेंट्रल इंडिया है। तो सेंट्रल इंडिया क्लाइमेट डेसिडुअस है या एवरग्रीन है, आंसर इज ऑफ कोर्स एवरग्रीन। तो आपने वहां से निकाला कि टीक तो मेरे को पता था, बिकॉज टीक पीवाईक्यू में आया हुआ था, और वैसे एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, नॉलेज के बेसिस पे पता है। और उस वक्त एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, डायरेक्टली पूछा था कि विच मतलब कोई भी लिख दिया, ऊपर लिख दिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस, नीचे पूछा कौन सा ट्री है फेमस, डायरेक्टली पूछा था। और ये आपको पता गया सेंट्रल इंडिया में है, वहां से ड्राइव कर लिया, डेसिडुअस होने के चांसेस ज्यादा है, एवरग्रीन तो नहीं होगा, रेनफॉल तो कम ही होती है। यहां पहुंच गए, और उसके बेसिस आपने निकाला कि ये नन तो नहीं था, ऑल थ्री नहीं थे, दो सही है, यहां पक्का गेम खेली होगी। आंसर क्या लगाऊंगा मैं, बी, और आंसर इसका है भी बी। और जैक फ्रूट, अगर फ्रूट की बात करें तो ये कौन सा है, एवरग्रीन, ये एवरग्रीन है। मतलब आप जब आंसर निकाल रहे हैं उसके बाद यूपीएससी का माइंडसेट देखें कि इस क्वेश्चन में उसने एक स्टेटमेंट गलत की है, एक ऑप्शन, बाकी दोनों सही हैं। एक आपको नॉलेज के बेस पे आता था, एक आपने ड्राइव कर लिया अपनी नॉलेज का एक्सट्रापोलेशन करके, और बाकी आपने इसको एलिमिनेट कर दिया जस्ट बिकॉज यूपीएससी का माइंडसेट पता है आपको कि वो तीनों स्टेटमेंट सही नहीं करता है। नॉलेज नहीं थी पर आप आंसर पे आ गए बिकॉज यू नो द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। आ रहा है समझ में। आपने 3 क्वेश्चन किए जिसमें आप 50-50 थे, आपके 2 सही हो गए, एक गलत हो गया, यहां पे 4 नंबर आए, यहां पे कितना है, -0.66, नेट आपको फायदा ही है 3.33 का। यही है ना भाई 3.33, और यही करना है आपको। 3 किए, एक गलत हो गया, बहुत बड़ी बात है। सो हैव दैट पेशेंस कि भाई पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे हम, ये कसम खानी है, जो पैटर्न घर से बना के जाएंगे पेपर में सेम अप्लाई करेंगे। वी विल नॉट चेंज दैट पैटर्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दैट विद द ब्रॉडर पैटर्न एल्गोरिथम, उसको हम यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है इंडिया has more arable land. India has more arable land. India has, just a second, question number 4 यहां पे आ गए। India has
मोर एरेबल लैंड एरिया देन चाइना। आराम से पढ़ते हैं इसको। इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। द proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in India is higher than in China. How many of the above statements are correct? अब मुझे एक चीज बताएं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। आपने नहीं पढ़ा भाई कहां पे एरेबल एरिया ज्यादा है, पर मुझे एक चीज बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें और चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, किसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है? लॉजिकली प्रोडक्टिविटी, हमारा पंगा ही है एग्रीकल्चर में कि आवर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस। तो ये कहना कि एवरेज प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज हायर एज कंपेयर टू चाइना, ये तो कंसेप्ट के अगेंस्ट हो गया ना, लॉजिक के अगेंस्ट हो गया। इंडिया में प्रॉब्लम ही क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। तभी तो हम प्रॉब्लम है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो कंपीट नहीं कर पाते व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स। तो ये तो सरासर क्या है? गलत है। 3 स्टेटमेंट है, ऑल 3 करेक्ट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और नन वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 1 या 2। अब देखते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंडिया में कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, पर इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया में प्रोडक्टिविटी कम है, ये सबको पता है, पर इंडिया बहुत सारे सीरियल्स में वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर प्रोडक्टिविटी कम है और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बहुत चीजों में हम हैं, आप ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं कि भाई हाँ राइस वीट में हमारे नंबर फर्स्ट सेकंड पे आता है। तो अगर प्रोड्यूसर ज्यादा है, सामान ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है, इसका मतलब तो ये पक्का है ना कि इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अगर एरिया भी कम हो, प्रोडक्टिविटी भी कम हो, फिर तो हम कभी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते ही नहीं चीजों के। तो इस सेंस में फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकंड इज द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर। इरिगेटेड मतलब पानी की व्यवस्था जहां पे है, इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। अब इस पे आप अगर लॉजिक लगाएं, इंडिया में एरिया ज्यादा है, इतना एरिया है, चाइना में इतना एरिया है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, या समान प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ज्यादा बनता है या कम बनता है। अगर एरिया ज्यादा है तो एरिया इरिगेशन में भी ज्यादा होगा या कम होगा? इंडिया में हमें ये तो पता है ना कि इंडिया का 60% लैंड इज इरिगेटेड और 40% इज रेनफेड, मतलब 60% तो इरिगेशन है। अब एरिया बहुत ज्यादा है इंडिया का और उसका 60% क्या है? इरिगेटेड है, तो हम ये मानेंगे ना कि वो इरिगेटेड एरिया चाइना के इरिगेशन से भी ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2। लेट्स सपोज आप ये लॉजिक लगाएं कि भाई नहीं, इंडिया में इरिगेशन कम है तभी तो एरिया ज्यादा है, इरिगेशन कम है एरिया में तभी प्रोडक्टिविटी कम है। ये लॉजिक लगा सकते हैं और बोल सकते हैं नहीं भाई, इंडिया में जो क्या है, इरिगेटेड एरिया क्या है, इरिगेटेड एरिया क्या है, इंडिया में कम होगा। पर वर्ड क्या लिखा है यहां पे? द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया, मतलब अगर टोटल एरिया 100 है, उसका 60% क्या है? इरिगेटेड है। अब आपने ये 60% देखना है कि चाइना में 60% से ज्यादा है या कम है। आपको लग सकता है कि नहीं भाई चाइना में इरिगेशन ज्यादा होगा, तभी तो, बिकॉज चाइना में तो डेवलप्ड कंट्री है, उसने हर को इरिगेशन दे दिया होगा। उस बेसिस पे आप इसको गलत भी कर सकते हैं स्टेटमेंट को। दोनों लॉजिक स्ट्रांग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वो लॉजिक कम स्ट्रांग है, वो भी इक्वली स्ट्रांग है, ये वाला भी इक्वली स्ट्रांग है। या तो आंसर आपका इसका ए लगाएंगे, दोनों गलत कर देंगे, ये वाली और ये वाली, या दोनों ये सही कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन ए या बी आंसर बन जाएगा आपका। मैं लगाता तो ये लगाता कि भाई इंडिया में इरिगेशन बहुत ज्यादा है, 60% है, हम इंप्रूव कर दिया है हमने, और लैंड भी बहुत ज्यादा है। तो उसका अगर क्योंकि हमारा लैंड बहुत ज्यादा है इरिगेशन के अंदर, हमारा भाई प्राइमरी सेक्टर और वहां पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर, वहां पे उनका सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर है। एरिया में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि एरिया में बहुत बड़ा गैप है और एरिया का 60% क्या है हमारा? ऑफ कोर्स इरिगेटेड है। तो अगर हमारा मेजॉरिटी एरिया इरिगेटेड है और हमारा लैंड भी बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर के अंदर, तो भाई ऑफ कोर्स इरिगेशन के अंदर भी ज्यादा ही होगा। तो उस सेंस से मैं इसको सही मानता, तो मैं टिक करता 1 और 2 बी, और आपको भी बी करना है लॉजिक। उस लॉजिक पे ना जाएं कि बस इस लॉजिक पे ना जाएं कि चाइना में इरिगेशन ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, पर इंडिया में एरिया भी तो बहुत ज्यादा है, चाइना में एरिया भी तो बहुत कम है एग्रीकल्चर के अंदर। उस सेंस में तो क्या होगा? प्रोपोर्शन तो इंडिया में ही ज्यादा होगी ना कि चाइना में। तो इस सेंस में ये ऑप्शन क्या हो जाता है? सही होने के चांसेस ज्यादा हैं।
तो अगर आप 50-50 देखें तो मेरा टिल्ट किस साइड पे है, उस साइड पे। अगर आपको वो लॉजिक सही लग रहा है तो आप वहां जा सकते हैं कि भाई प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, कि ये लॉजिक बैठ रहा है कि हाँ भाई इरिगेटेड एरिया का प्रपोर्शन इंडिया में ज्यादा होगा। आया समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? मतलब कौन सा एरिया है जहां पे पानी आता है, मतलब सी लेवल रिपीटेडली फॉल कर रहा है और वहां पे मार्शलैंड बन रहे हैं, मतलब सी लेवल पीछे जा रहा है और वहां पे मार्शलैंड बन रहे हैं। भितरकनिका मैंग्रोव्स, मराकनम सॉल्ट पैन्स, नौपदा स्वैम्प, रन ऑफ कच्छ। अब एक चीज समझें, इसमें आपको लगेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू अ प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। रन ऑफ कच्छ में मार्शलैंड होगा, बिल्कुल होगा। मैंग्रोव्स भी मार्शलैंड है, ये भी मार्शलैंड है, ये भी क्या है, मार्शलैंड, सारे मार्शलैंड है। क्या करें फिर? अब इस क्वेश्चन को अगर समझना है, इसका एक काम कर सकते हैं आप, जैसे 5th क्वेश्चन को समझना है आपको तो इसका हिंदी वर्जन देखें। कई बार ना बड़ा काम आता है ये हिंदी वर्जन। क्या लिखा है? भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, सॉरी ये नहीं है, 5th है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, सी लेवल के फॉल का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। कच्छ भूमि, और सबसे बेस्ट जो है कच्छ भूमि का एग्जाम्पल अगर नीचे देखेंगे तो कहां दिख रहा है आपको? रन ऑफ कच्छ में। मतलब उसके इसके हिंदी ट्रांसलेशन में कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? रन ऑफ कच्छ। तो सभी मार्शलैंड है, पर किसकी बात हो रही है? रन ऑफ कच्छ की। तो कई बार पेपर में ना बिल्कुल ना घबराएं, पेपर में होता है आपके एक साइड पे हिंदी, एक साइड पे इंग्लिश, या तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, वहां तो दोनों पन्नों पे होता है। तो साथ में हिंदी को ट्रांसलेट करके भी देख लें कि कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो इसको समझ लें कि भाई किसकी बात कर रहा है। तो हिंदी में कई बार इंग्लिश का ट्रांसलेशन जब हिंदी में होता है तो आंसर भी डायरेक्टली लिखा होता है। अब देखें नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6। एल्मेनाइट rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following? Aluminium, copper, iron and titanium। पहले तो मुझे बताओ, आपने कभी ये दो जो चीजें हैं आपने पढ़ी हो ना, आयरन की ओर्स होती हैं, कभी पढ़ी हैं ये ल्यूटाइल और इल्मेनाइट? पढ़ी है कभी? कॉपर और एल्यूमिनियम की ओर्स पढ़ी हैं आपने कभी? ये पढ़ी हैं? लेट्स सपोज आपको पता भी नहीं भाई कोर्स के बारे में। आयरन की तो पता होती हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसके नहीं पता। कॉपर की पढ़ते हैं आप, उसकी भी पढ़ते हैं। पर जब ये दो पूछे हैं इंडिया में मिलते हैं अबंडेंटली, तो भाई आप एल्यूमिनियम लिख रहे हो, कॉपर लिख रहे हो, आयरन लिख रहे हो, यहां पे कुछ लिख लो ना तुम, यहां पे तुम जिंक लिख लो। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक या पोटाश, कॉमन नाम लिख लो ना भाई। और क्या आप यूज करते हो? और भी मैग्नीशियम। किसने रोका था ये? कहां से याद आया ये बिल्कुल अलग वाला? क्योंकि यही आंसर था। ये टाइटेनियम के ही है। यहां पे क्या मिलता है? टाइटेनियम मिलता है। अब क्योंकि आंसर आपने लिख दिया है पहले, बाद में आपको जो बनाने हैं वो क्या बनाएंगे? कॉमन। तो इनमें से अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा नाम जो एग्जामिनर नहीं सोच पाएगा जब उसे गलत ऑप्शन सेट करने होंगे, तो टाइटेनियम बिल्कुल ही यूनिक है, तो उसे बोल देते हैं काइंड ऑफ अ ओड वन आउट। तो इनमें से एक अलग कौन सा चमक रहा है? वो है टाइटेनियम। तो जो चीज चमक रही है इसमें, तो आज के बाद हम करेंगे तो कौन सी चीज चमक के बाहर आ रही है इसमें से? टाइटेनियम। तो क्यों है? जो चीज चमक रही होती है वो कभी आंसर नहीं होता है, क्योंकि जो सिंपल ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। जो कॉमन यूज वाले वर्ड्स हैं, आपको पहले भी दिखाया था, ये कॉमन है, ये तो गलत है। जो चमक रहा है, एग्जामिनर कोई चीज गलत करनी है तो उठा के कोई स्पेसिफिक नाम से गलत नहीं करता है,
वो जनरल जो यूज में होते हैं उससे गलत करता है। तो आंसर इसका क्या है? डी। तो हमने पैटर्न दोबारा अप्लाई करके देखा यहां, जो हमने पहले देखा भी था। नेक्स्ट इज 7th, about 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by। 3/4 पूछ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ज्यादा, 3/4 में 75% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, मतलब वो एरिया कोबाल्ट के लिए फेमस होगा। आपको पता है अर्जेंटीना एबीसी ट्रायंगल है ना, चिले, अर्जेंटीना एबीसी ट्रायंगल है जो, जिसमें अर्जेंटीना चिले है भाई, वो फेमस है हमारे लिए किसके लिए? लिथियम के लिए। लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं ना इसको। तो अगर अर्जेंटीना में होता कोबाल्ट तो हम याद करते हैं उसको, तो ये दिस इज फेमस फॉर लिथियम। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया इज फेमस फॉर, हम देखते हैं उज्बेकिस्तान इज फेमस फॉर यूरेनियम। कहीं बोला है कोबाल्ट है? दो ही बचते हैं, और दोनों है भी किसके? अफ्रीका के। तो उसने पहले जो ऑप्शन बनाया, उसने जो बाकी जो कंट्रीज हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने वो लिख दी। और फिर जो कंट्री थी अफ्रीका वाली, जहां पे एक्चुअली मिलता है सबसे ज्यादा कोबाल्ट, वो अफ्रीका के दो कंट्री लिख दी, बोत्सवाना एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और आप बी और सी में से मार्क करके आओगे। इसका आंसर सी है, पर एटलीस्ट आप जब दम सीरीज के बेसिस पे, दम के अप्रोच के हिसाब से, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट के हिसाब से आप कहां पहुंच गए हो? बी या सी में। और बी और सी में से आंसर क्या है? सी। और बी और सी में आप पहुंच गए, आपने रोक लिया कई एक बार, और ना कई डायरेक्टली ओएमआर पे ना भरे। ओएमआर में पहली बार जब पेपर सॉल्व करें, पेपर की होती है 3 रीडिंग, और आजकल के पेपर में 2 ही हो पाती हैं, पहले तो 3 भी हो जाती थी। अब मैं बोलूं आपको 3 रीडिंग हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई बार हो जाती हैं, पर जैसा पेपर 2024 में आया, 25 में आया, 23 में आया, 3 रीडिंग पॉसिबल नहीं है। आपको 2 ही रीडिंग करनी है। पहली रीडिंग में यू टेक अप्रोक्सीमेट कितना टाइम? आप आराम से 1 घंटा लेंगे इसमें। पहली रीडिंग में वी विल गो थ्रू ऑल द 100 क्वेश्चंस। गो थ्रू मतलब आपने उसकी स्टेटमेंट्स को डिड्यूस भी कर लिया है कि हाँ भाई आंसर इसमें से, ये क्वेश्चन मेरे को करना ही नहीं है, आपने ये भी कर लिया है। हाँ ये क्वेश्चन करना है, इसमें 2 चॉइसेस हैं ए बी सी, हाँ इसमें ए ही आंसर है, हाँ एक देखा कि हाँ इसमें डाउट है ए बी और सी में से, आपने यहां तक पहुंच गए हो। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, स्टेटमेंट्स पढ़ ली, और स्टेटमेंट्स को अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अरेंज भी कर लिया है। यहां मान लो कोई स्टेटमेंट है 3, उसके अपने सामने लिख लिया है कि हाँ इसके चांसेस क्या, ग्रेटर देन 50% सही होने के, इसके ग्रेटर देन 80%, इसके लेस देन 20%। आपने ये सारा काम कर लिया है पेपर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर में आप उस क्वेश्चंस को ओएमआर पे भरना स्टार्ट करोगे, सेकंड रीडिंग पे, सेकंड जो आपका रीडिंग स्टार्ट होगी। अगर मान लो आपको पेपर 3rd रीडिंग में भी करना है, तो वो क्या होता है, सेकंड रीडिंग में आप करते हो तो उसमें आप मार्क करना स्टार्ट कर देते हो। मान लो आपने कितने 50 या 60 क्वेश्चन मार्क कर दिए आधे घंटे में, हाफ एन आवर में। फिर 3rd रीडिंग अगर आपको करनी है वो भी हाफ एन आवर की होगी, फिर उसमें जो बचे हुए आपके 40-50 हैं वो करते हो। दोनों तरीके हैं। या फिर सेकंड रीडिंग में क्या कर दो, फाइनल कर दो, क्योंकि पेपर में 3rd रीडिंग आजकल पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड रीडिंग पे ही काम खत्म हो जाता है। ये आपको अपने जो आप टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, वहां पे अप्लाई करके देखोगे। पर वहां पे हमारा गोल पैटर्न को अप्लाई करना बिल्कुल नहीं है। हमें बस ये देखना है कि मैं कितनी देर में कितने क्वेश्चन कर पाता हूं। 1 रीडिंग में पेपर करना है, 2 में या 3 में। 1 में करने का फायदा नहीं है, एटलीस्ट 2 रीडिंग तो दो, क्योंकि जब आप एक बार गो थ्रू करते हो पेपर से, तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने आप से एक्सट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। पर सेकंड रीडिंग पे जाते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी और इकट्ठी हो गई होती है, आपकी जो एक्स्ट्रापोलेशन है वो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सपोज आपने कोबाल्ट पढ़ा, अब माइंड में आपके कोबाल्ट चला गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तब भी माइंड कहीं ना कहीं से कोबाल्ट का कोई ना कोई एलिमेंट इकट्ठा कर रहा है। जब आप सेकंड रीडिंग में जाओगे तो कोबाल्ट वाले क्वेश्चन से क्या पता आपको कोई और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई हो। तो फर्स्ट रीडिंग में तो नहीं करना है, करना सेकंड रीडिंग में है। हाँ कैसे करना है वो आगे देखेंगे, कि भाई स्टेटमेंट को पकड़ के उसके अंदर घुस के ज्यादा दिमाग लगा के सोचना है या कैसे सोचना है, वो हम कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पेपर कैसे करना है वो इस तरीके से करना है, डिपेंड करता है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, या फर्स्ट या सेकंड। ये अप्लाई करके देखोगे, कई बच्चे 2 करते हैं, कई बच्चे 3 करते हैं। बोथ मेथड आर गुड, बट करना ऐसे है कि पहले आप उसको घर पे अप्लाई करके गए हो, वहां जाके ट्राई नहीं करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज, जो हम कर रहे हैं ये वाला 7th आपने छोड़ दिया बी और सी, मैंने क्यों बोला। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब यूपीएससी ने पहले भी एक बार किया था, एक 100 घोड़ा इंस्क्रिप्शन थी, अशोका से पूछी थी, उसने पहले इंस्क्रिप्शन लिखी, पहले क्वेश्चन आया, फिर उसी पे क्या क्वेश्चन बनाया। जब यूपीएससी किसी कोई क्वेश्चन देके दोबारा क्वेश्चन बनता है उस पे, कॉन्गो पे, तो उसका मतलब क्या है, वो एरिया इंपॉर्टेंट है, तो उसने कॉन्गो पे क्वेश्चन पूछा।
तो फिर उसमें अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, एज पर द पैटर्न ऑफ यूपीएससी जो रिपीट करती है। तो यहाँ पे अगर इसी पे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। या डाउट था हमें बी और सी पे, अगला क्वेश्चन देके क्लियर हो गया इसका आंसर क्या है, सी, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा हुआ है। तो जो स्टेटमेंट में होता है, अगर उसी से आगे जाके पेपर में उसी पे क्वेश्चन पूछा गया हो तो मतलब वो रीजन इंपॉर्टेंट है, उससे पहले क्वेश्चन बना के उसको सही किया गया, फिर उसी पे एक और फीचर पूछी गई। अब आता है वो 8th। तो इसका आंसर क्योंकि कॉन्गो था, फिर कॉन्गो पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका का मैप, मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर कैमरून है, ये नहीं है, ये पता है आपको कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। तो ये तो मैपिंग से है, अगर मैपिंग आती है ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते अफ्रीका की मैपिंग के बिना। तो इस टोटली अ नॉलेज बेस्ड और मैपिंग से सॉल्व होगा ये, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं 8th वाले में। कि अगर आपको इतना ही पता हो कि भाई कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो अफ्रीका में कहाँ पे है, सेंटर में, नॉर्थ में, और ये कंट्री कहाँ पे है, अगर लोकेशंस भी पता हो तो थोड़ा बहुत आप उससे एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैप में दिखाएं, ऐसे नहीं एग्जैक्ट पता होना चाहिए, चीजें ब्रॉड पे पता हो। हमने देखा ना बहुत ही, जो हमारी दम सीरीज है इसमें जो आपकी नॉलेज है, नॉलेज का भी थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट, और वो नॉलेज भी नॉट रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज, थोड़ा सा उसका एक्सट्रापोलेशन भी हुआ हो तब भी आंसर आ जाता है। तो नॉलेज, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका एक चीज आपको याद है, समझ में आई हुई है, उसके बेस पे भी आंसर आ सकता है। ये नहीं कि उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता हो तभी आंसर आएगा। अब हम देखते हैं इसमें जो हम कर रहे हैं, दैट इज जो अफ्रीका वाला मैप है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्यों दिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी नॉलेज का किस लेवल तक की नॉलेज इज रिक्वायर्ड, किस लेवल तक की नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू गेट गुड मार्क्स। चाहे महुआ लीव्स में हमने इतना भी पढ़ा ना कि हाँ भाई यूपी बिहार की बात हो रही है तो समझ में आया था आपको। अब देखें अफ्रीका का मैप है। अब आप मैप में अगर आपने ब्रॉड ओवरव्यू भी आपको हो तो भी आप आंसर निकाल देते, ये वाला चाहे 2 ऑप्शन निकल जाते पर कुछ तो कर पाते ना। जैसे ये देखें, जैसे ये है मैप अफ्रीका का, ये रहा कि कॉन्गो बेसिन और बाकी कंट्री जो है। अब देखें यहां पे मैं क्यों दिखा रहा हूं कि कई आप कहते हैं ना कि भाई मेरे को, अगर आपको किसी टॉपिक की कम नॉलेज भी है पर आपको नॉलेज को अप्लाई करना आता है तब काम बनेगा। देखें कहां पे है ये, अगर मैं इसको और कर दें हम इसको, बस बहुत है। ये रहा कॉन्गो, ये रहा कॉन्गो, क्या है ये कॉन्गो। नाइजीरिया कहां पे है, अब आपको इतना भी पता हो भाई नाइजीरिया बहुत दूर है, इस साइड है। अगर कैमरून पता होता कि कैमरून है फिर नाइजीरिया, तो एटलीस्ट कैमरून तो आंसर होगा, क्योंकि अगर कैमरून आंसर नहीं है तो नाइजीरिया भी आंसर नहीं हो सकता है कि नाइजीरिया कैमरून से दूर है। तो समझ में आया कि यहां नाइजीरिया और कैमरून में क्या आंसर है, कैमरून होगा। यहां दोनों नहीं होंगे, यहां होगा। पास में कौन सा है, कैमरून है, बिल्कुल टच कर रहा है भाई किसको, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। और क्या था उसका, बोत्सवाना, फिर उससे दूर है क्या, बोत्सवाना। तो आपने देखा कि जो ऑप्शंस बन रहे थे यहां पे, तो इतना भी अगर आपको आइडिया होता आप पहुंच जाते हैं। तो क्या ऑप्शन क्या थे, एक था हमारा कैमरून, नाइजीरिया, बोत्सवाना तो है ही नहीं, वो बोत्सवाना तो पिछले वाले में था, साउथ सुडान एंड युगांडा, साउथ सुडान एंड युगांडा, वो तो ऑप्शन है ही नहीं है जो हम कह रहे हैं, वो तो बोत्सवाना तो पिछले वाले में था। साउथ सुडान एंड, कहां है साउथ सुडान, ये रहा, एंड युगांडा। देखें युगांडा कहां पे है, तो एक युगांडा ये रहा, तो साउथ सुडान, युगांडा, कैमरून एंड नाइजीरिया, कैमरून एंड नाइजीरिया। तो उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। तो वो आंसर क्या है इसका, कैमरून है, नाइजीरिया नहीं है, साउथ सुडान और युगांडा नहीं है, उस साइड पे है कॉन्गो बेसिन। अब देखें 9th पर ये क्वेश्चन अगर आप बोलें कि भाई आपको पेपर में लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो सभी को आता होगा, मेरे को ही नहीं आता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे, इस क्वेश्चन पे डाउट आता ना कि ये सिर्फ मेरे को ही नहीं आता है, ये तो सभी को आता होगा कॉन्गो बेसिन। ऐसा नहीं है, इट इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और आई गारंटी यू दैट अगर 100 बंदे पेपर में क्वेश्चन करेंगे, इसको 40-50 तो छोड़ के आएंगे, 20-30% गलत करेंगे और 10-20% ही सही कर पाएंगे। आप देख लें फिर, ये सिंपल आपको लगता है अफ्रीका की मैपिंग, बच्चे ये भी नहीं करते हैं। कट ऑफ तो तब वहीं से क्लियर आएगी ना कि जहां पे बच्चों का सही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आम जनता का सही नहीं हो रहा है, बहुत ही कम बच्चों का सही हो रहा है। तो इसलिए ये टॉपिक्स भी अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो समझ में आना चाहिए किस लेवल का क्वेश्चन
डुएबल है, किस लेवल का नहीं है। पेपर में टेंशन नहीं लेनी कि मेरे से नहीं हुआ मतलब मेरा गेम से बाहर। यही होता है ना, आप क्वेश्चन देखते हैं घबरा जाते हैं, पर वो अगर आपने पेपर बार बार देखा होगा पीवाईक्यूज, और समझ में आएगा ये क्वेश्चन तो भाई किसी को भी नहीं आता होगा, आपने आराम से छोड़ा। आप हंसोगे कि भाई जो करेगा वो भी गलती करेगा, तो लेट्स लीव इट। तो आप लीव कर सकते हैं। आपने अफ्रीका का मैप देखा, आपको लगा कि भाई नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, साउथ सुडान भी पास में है, युगांडा भी पास में है, नाइजीरिया भी पास में है, कैमरून भी पास में है। हाँ चलो ठीक है, ये तो थोड़ा दूर है। अब इन तीनों में से कौन सा है, आपको पता नहीं कि कॉन्गो उस साइड पे है या इस साइड पे है, अगर ये नहीं पता तो आप कैसे करेंगे। तो आपको लगेगा यहाँ साउथ सुडान और युगांडा दोनों आसपास हैं, होगा तो दोनों में होगा। तो आपने देखा नाइजीरिया, कैमरून, साउथ सुडान और युगांडा, ये तो दोनों आसपास ही हैं उसके, होंगे दोनों होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नाइजीरिया और कैमरून, और आपने देखा नाइजीरिया और कैमरून में आपने हिसाब लगाया कि सॉरी नाइजीरिया यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, कैमरून। आपने देखा नाइजीरिया और कैमरून क्या होंगे, अगर होने के चांसेस हैं वो किसके जा रहे हैं, कैमरून के, ना कि नाइजीरिया के। तो इन दोनों में से अगर होगा तो कौन होगा, कैमरून। तो आपने देखा ये दोनों इकट्ठे होंगे और वो पॉसिबल नहीं है, ये तो आज दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो साउथ सुडान और युगांडा दोनों के आसपास हैं, या तो दोनों इकट्ठे होंगे या दोनों नहीं होंगे। आंसर एक है तो दोनों नहीं होंगे, गए दोनों। तो बच गया आंसर, क्या आ गया, कैमरून। उस सेंस में इस लेवल का मैप अगर आपने किया हुआ है, तो मैंने आपको मैप दिखा दिया, पर वो मैपिंग का अगर आपको एक्स्ट्रापोलेशन करने आ रहा है तभी आप करें। तो एक्स्ट्रापोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन को, आपको उस इंफॉर्मेशन नॉलेज को आगे पीछे स्ट्रेच करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यूज नहीं होगी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, वहां से रिलेट करके आंसर को निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड एज यूपीएससी के माइंडसेट को समझना है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखें नेक्स्ट इज, नाइन्थ क्वेश्चन इज the very important question, that is Amarkantak hills are at the confluence of विंध्या एंड सह्याद्री। आई होप आपको ये चीजें अब अपना जो पैटर्न हम कर रहे हैं डिकोड, वो आप आराम से कर पा रहे होंगे। अब देखें, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। आपको बताया ना कि आपका काम है पेपर को डिटेक्ट करना। तो जो आप दम लगाएंगे, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट लगा रहे हैं हम दम सीरीज, इस दम सीरीज का काम क्या है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेपर। उसने स्टेटमेंट बोली, जो कौन है, एक्यूज, पेपर इज लाइक अ एक्यूज्ड। तो आपके हिसाब से यूपीएससी क्या है, एक्यूज्ड है। अब उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, केस को सॉल्व कर रहे हैं आप, केस को सॉल्व करना है आपको। तो उसने बोला, उस एक्यूज ने बोला जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। आपने देखा सह्याद्री तो वेस्टर्न घाट्स नहीं होते हैं, और अमरकंटक से तो कौन सी रिवर आती है, नर्मदा आती है ना। तो अमरकंटक हिल्स तो कुछ ना कुछ कहाँ पे हैं, इंडिया में यहाँ पे हैं, उसी से नर्मदा आती होगी। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यूपीएससी ने कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री में ये वाला चीज गलत दिया है। मतलब ये फैक्ट गलत हो सकता था, उसने गलत भी किया है। आंसर क्या है, गलत। शीशाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। आपको पता है वेस्टर्न घाट्स यहाँ तक जाते हैं, नीचे तक। एंड शीशाचलम हिल्स बेसिकली कहाँ पे हैं, वो है आंध्र प्रदेश में। तो आपने पता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा, शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो आपको पता है कि साउथ में तो पॉसिबल नहीं है, साउथ में तो वेस्टर्न घाट तो और ज्यादा डीप में जाते हैं, वेस्टर्न घाट तो और ज्यादा डीप में जाते हैं। अब ये पास ऑफ वेस्टर्न घाट नहीं हो सकता है, तो गलत। तो आपने देखा भाई यूपीएससी तीनों गलत तो नहीं करेगा, मेरे को नॉलेज के बेस पे दोनों गलत करिए। अगर बिल्ली गिरी रंगन हिल कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ सतपुरा रेंज, आपने देखा दोनों स्टेटमेंट नॉलेज के बेसिस पे गलत हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट तो यार यूपीएससी नहीं करेगा, इतना तो क्या है, वो सैड नहीं है, सैडिस्ट नहीं है। तो आपने ओनली वन लगा दिया, यही लगाते अगर आपको ये पता नहीं था कौन सा, बिल्ली गिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ सतपुरा, आपने ए लगा दिया। यही आपका पैटर्न बोलता है, यही आपका पैटर्न बोलता है, यही लगाएंगे ना आप। अब आंसर जो मर्जी हो, हमें पैटर्न के हिसाब से यही आंसर बन के आ रहा है। आंसर जो मर्जी हो, हमें लगाना क्या है, हमें यही लगाना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं लगाना है। क्योंकि अगर कुछ और लगाएंगे फिर हर जगह वो पैटर्न लगाना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
तो हमें पैटर्न के हिसाब से क्या आ रहा है इसका आंसर, हमारा ए आना चाहिए। पर अब यूपीएससी ने इतना गेम खेला है इसमें, इसका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये तो हिल्स हम पढ़ते ही नहीं है ना कभी न्यूज़ में, भाई कभी नहीं पढ़ते हैं न्यूज़ में, स्टैटिक में भी नहीं पढ़ते हैं ये भी गलत दिया उसने। उसने आंसर क्या दिया है, डी दिया है। पर हम नहीं मार सकते डी, हमारा पैटर्न क्या बोल रहा है, ए। तो आपने पैटर्न लगाया, ए आंसर आया हमारा, हम तीनों का भी गलत नहीं मानते हैं, पर उसने क्या माना है, ऑल थ्री आर रॉन्ग, डी इज आंसर। बड़ा रेयर है यहाँ पे। अब आप समझें, जब ऐसा क्वेश्चन है जिसने भी ये सॉल्व किया होगा सभी ने किया होगा, क्योंकि सभी को एक स्टेटमेंट तो आती होती है, कौन सी, अमरकंटक वाली, और दूसरी जिसको आती होगी उसने सॉल्व तो किया होगा, और सभी के -2.66 आए होंगे। यहां तो किसी ने किया ही नहीं होगा, ये मतलब -0.66 आए होंगे, यहां तो ये किसी ने किया ही नहीं होगा, या किया होगा जिसने भी किया होगा उसका गलत हुआ होगा। तो आपको ये चीज, ये क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड ही नहीं कर रहा भाई, पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि चांसेस थे इसके ए के होने के। जब आपके पास ऑप्शन आ ही गया है ए या डी, देन यू हैव टू डू द कैलकुलेटेड रिस्क, फिर आप लगा के आएंगे, फिर इसमें कोई रिस्क नहीं है, गलत होने दें। पर आपका गोल यही है कि जब आप पेपर में कर रहे होंगे ये चीजें, तो आप नेट आप देखेंगे, आपने 100 क्वेश्चन किए, आपका गोल है मेरे 70-30 का टारगेट हो जाए। अगर ये हो गया 120 मार्क्स आ रहे हैं, अगर ये नहीं भी होता है तो एटलीस्ट 65-35 तो हो जाए, तभी मेरे कितने आ जाएंगे, 130 माइनस ये कितने हैं 24, तो 105 के आसपास आ जाएंगे। तो 105 या 120 ये टारगेट है। कुछ पैटर्न गलत भी होंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं दम सीरीज लगा के मेरे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारा गोल है कट ऑफ क्लियर करना, वो आराम से हो जाएगी, +20 मार्क्स या +15 मार्क्स। अगर कट ऑफ जाती है 90 तो +15 कितने हो गए हैं, 105, ये आपके आ जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पैटर्न गलत हो गया है, मैंने आज के इस सेशन में 2 बार दिखाया है हमारे पैटर्न 2 बार गलत हुए हैं। मैं ये नहीं बताना चाहता आपको भाई कि नहीं ये लगाएं और सारे सही हो जाएंगे, कुछ गलत होंगे कुछ ज्यादा, पर ये पक्का है कि सही ज्यादा होंगे और गलत होंगे वो कम होंगे, ताकि नेट आप क्या हो जाए, कट ऑफ में नंबर ज्यादा आ जाए। तो इस सीरीज का मतलब यही है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और पैटर्न पे विश्वास रखना है जब आप पैटर्न अप्लाई भी कर रहे हैं पेपर में। और अगर पता भी है कि भाई ये पैटर्न के सही होने के चांसेस कम है, तब भी पैटर्न अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट जब आपको पता भी हो, साफ साफ दिख भी रहा है, मान लो कि इसका आंसर क्या है, ए और डी में से आपको पता लग रहा है कि आपको नॉलेज के बेस पे क्या आ रहा है आंसर, डी आ रहा है, फिर तो डी लगाएंगे। अगर नॉलेज है आपके पास, आपको पता है कि यहां पे नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, आपने ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है आपकी, सारी लोकेशंस पता थी मान लो, बाय चांस बाय लक, तो आपका आंसर डी लगा के आएंगे फिर तो। अगर नहीं है तो पैटर्न काम आएगा, और पैटर्न बोल रहा है ए, डी नहीं बोल रहा है, तो आप ए लगा के आएंगे। फिर आपको अगर डर भी है कि नहीं भाई क्या पता, आपको इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई नहीं शायद ये हो सकता है, पर आप लगाएंगे पैटर्न ही। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि जब आपको पता भी हो कि नहीं भाई इसका आंसर डी है, जिसका आंसर क्या है, डी है, पता मतलब आपको किसी ने बोल दिया पेपर में, आपको आवाज आई कि नहीं भाई डी लग रहा है मेरे को, पर आप तब भी अपने पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे। पैटर्न से इतना प्रेम होना चाहिए कि पैटर्न पे स्टिक रहेंगे, क्योंकि पैटर्न इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। इट मींस दिस एल्गोरिथम इज गिविंग यू अ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर द राइट आंसर्स एंड लेस प्रोबेबिलिटी फॉर द रॉन्ग आंसर्स। तो ये गेम ऐसी है। तो मैंने आपको दिखा दिया आज, जो पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में बच्चे भी, कि भाई पहले भी पूछ रहे थे कि क्या ये पैटर्न एक तो स्लोली डेवलप हो रहे हैं, तो हमें विश्वास आ रहा है बिल्कुल स्लो ही डेवलप होंगे, एक बार में तो होने वाले नहीं है ये। जितने पेपर ज्यादा करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तभी साथ में चलते रहें। और दूसरा, अगर इसमें कुछ भी गलत भी हो रहा है, पैटर्न के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो घबराए नहीं, ये पक्का पता ही था कि ऐसा होगा, पर वो कम क्वेश्चंस में होगा, तो उस पर भी कॉन्फिडेंस रखें। अगर सही पे कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसे गलत होने पे भी कॉन्फिडेंस आए, उस पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, पेपर में नहीं डोलना है। और इसी एल्गोरिथम में अगर कॉन्फिडेंस है तभी आप कर पाएंगे, तो पेपर में जाके पूरा का पूरा एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो पाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और मैं ये 10 में करवा नहीं रहा हूं क्योंकि भाई ये करवाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें भी यूपीएससी ने तीनों स्टेटमेंट गलत किए हैं, आंसर दिया है डी। कोई भी इस क्वेश्चन को कर ले, पेपर में गलती करेगा। पहले तो बोला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां जाता है, डिब्रूगढ़ टू सूरत, ये तो पहला फैक्ट, ये 2 फैक्ट है। ट्राइलेटरल हाईवे यहां पे 2 फैक्ट हैं। फिर मोरे, यहां पे फैक्ट है वाराणसी और कुंभ, सारे फैक्ट ही गलत दिए हैं इसने। डी आंसर है। जितना मर्जी नॉलेज लगा लें इसमें, अगर आप करते भी, थोड़ा बहुत पता भी होता, जो कि
ये स्किप करने वाले क्वेश्चन है, डॉट बॉल है ना भाई, इनमें पंगे ना लें। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पता था तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज अ डॉट बॉल, ये क्वेश्चन करने ही नहीं है, ये करके भी नेगेटिव आएगी, कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मैं कर लेता, आज के बाद आप सब हाईवे पढ़ने स्टार्ट कर दिया आपने, यू आर ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, तो पाथ आपका गलत है, ये आप कर ही नहीं सकते भाई। आपने हाँ वैसे कभी सुना हो, एक आधा आप पढ़ रहे हो, मान लो मेंस के लिए या प्री में पढ़ा हो, एक आधा फैक्ट याद हो तो ठीक है, आप कर सकते हैं। तो जब हमने पहले अप्लाई किया था उसमें भी आप क्या करते, फिर एक स्टेटमेंट आती होती, फिर सोचते कि भाई एक तो सही है या एक गलत है, पर यूपीएससी तीनों तो गलत नहीं करेगा, अंतर आप ए और बी में से लगाते, फिर भी गलत होता। तो ये तो गलत होना ही था, ये तो 500% श्योर था, ये दिया ही इसलिए था कि डॉट बॉल है ये। तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पेपर में कौन सी बॉल डॉट है कौन सी नहीं, क्योंकि ये हाईली फैक्चुअल है, इसमें कोई भी एनालिसिस नहीं लग सकता है। तो ना करें ये क्वेश्चंस छोड़ने हैं, आप लगा के देखिए, इसमें लॉजिक कहीं नहीं लग पाएगा। सारी नाम सुने सुने हैं, आप कभी ये पढ़ते नहीं है कि हाँ प्रोजेक्ट यहां से स्टार्ट होकर यहां जाते हैं, हाँ कंट्री बताएं तो बता रहे हैं, हम कंट्री में भी लोकेशन बता रहे हैं, वो काम खराब है। आया समझ में? अभी आपको लग रहे होंगे तो ये छोड़ने वाली डॉट बॉल थी। अब 9th और 10th क्वेश्चन आप देखें, 9th और 10th क्वेश्चन, 10th में हमारा पैटर्न गलत हुआ, 9th में हमारा पैटर्न गलत हुआ, 10th में हम डॉट बॉल थी। और ये पता होना कि कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन डॉट बॉल देनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं बता रहा हूं दीज क्वेश्चंस, अगर आपको लग रहा है आपकी ईगो पे आ रहे हैं, तो आपको ये जो ना आर्ट ऑफ लिविंग द क्वेश्चंस, मतलब आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, डॉट बॉल जो छोड़नी है वो भी आनी चाहिए कि ये डॉट बॉल है, इस पे पंगे नहीं लेने हैं। क्योंकि जो अगर डॉट बॉल आपने खेल दी, सिक्सर मारने की कोशिश की, तो फिर आउट हो जाएंगे। तो अगर कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से छोड़ने हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स एग्जाम आजकल। क्योंकि कट ऑफ अगर आपने मान लो 5 क्वेश्चन कर दिए जो छोड़ने थे और आपने 5-6 में नेगेटिव ले ली, तो आपके 4 नंबर नेगेटिव हो गए, तो गेम खत्म सारी। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना आजकल कि आप कट ऑफ से 20 नंबर 30 नंबर ज्यादा ले आएंगे, हाँ 10-15 ज्यादा आ जाएंगे, 20-30 से ज्यादा आने वाले नहीं है। मान लो आपके कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आने थे और आपने 4 तो नेगेटिव कर लिए, तो आप कितना एकदम से इधर आ जाएंगे। तो कौन से छोड़ने हैं कौन से पकड़ने हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो करने थे वो आपने छोड़ दिए, वहां पे आने थे 2 नंबर, आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, 6 वहां चले गए, 4 यहां चले गए, 10 नंबर चले गए, काम खत्म। तो कौन सा पकड़ना है सॉल्व करना है, कौन सा छोड़ना है सॉल्व करना है, ये पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन को देख के नहीं पता लगेगा, क्वेश्चन के डीप में जाके पता लगेगा। और ये पीवाईक्यू से करेंगे, बार बार समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन डॉट बॉल थी। हमने देखा ये डॉट बॉल देनी थी, अगर सॉल्व करते तो पंगा पड़ता। 9th में हमारा पैटर्न गलत हुआ, और हमने देखा कि जो हमारा ये था, यहां पे भी हमारा क्या हुआ, यहां पे भी हमारा क्या हुआ, यहां पे हमारा क्या था, ये हमें पता था सही थी, और ये हमें पता था क्या है गलत है, और ये भी क्या है, हमें यहां पैटर्न गलत हुआ था और यहां पैटर्न सही हुआ था। तो 2 जगह पैटर्न गलत हुआ था। तो आज हमारा जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 2 जगह पैटर्न गलत हुआ, और ये पॉसिबल है पेपर में, पर ट्रस्ट फिर भी पैटर्न पे रखना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया डिस्पाइट हैविंग द यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं ना भाई, कि इंडिया में यूरेनियम है, बिल्कुल है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, आज भी पता ना एनर्जी मिक्स में हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल ज्यादा, और फॉसिल में कौन सा ज्यादा है, कोल ज्यादा है। तो ये तो लॉजिकली है कि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं, पर वो बहुत ही कम है एनर्जी मिक्स का पार्ट। जो पता है एनर्जी मिक्स में आज भी हम कोल पे डिपेंड है, इनफैक्ट आने वाले 20-25 साल भी कोल पे डिपेंडेंट होंगे मेजॉरिटी। यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for production of electricity. At least 60%, मतलब 60 से लेके 100 तक की enrichment चाहिए for electricity. एक तो ये फैक्ट है, तो चांसेस क्या है गलत होने के ज्यादा हैं कि गलत होगा। दूसरा भाई, अगर वेपन बनाना है यूरेनियम से तो करेंगे ना एनरिच 100%, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एटलीस्ट 60%, मतलब कम से कम 60 चाहिए, कम से कम 60 चाहिए, 60 से ज्यादा चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा। भाई फिर वेपन क्या 30 पे बनेंगे, 40 पे बनेंगे वेपन? ये बोलो एटलीस्ट 60% पे वेपन बन रहा होगा, 60 से 100 वेपन बनाने की जरूरी है, क्योंकि वेपन के लिए ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए जो ईरान एनरिचमेंट कर रहा है। तो नंबर जो आपने दिया एटलीस्ट 60%, ये वेपन का है जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में दे दिया है, क्योंकि वेपन बनाने में ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए, उसका नंबर 60 से उस साइड हो सकता है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी वाला उधर होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला नंबर उस साइड है, फिर वेपन वाला इस साइड होगा, वो पागलपंती हो जाएगी ना। वेपन कम एनरिचमेंट बन रहा है और इलेक्ट्रिसिटी
ज्यादा एनरिचमेंट में बन रही है, तो दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इनकरेक्ट। तो दूसरा इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट। तो पहला क्या हुआ? करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, आंसर इज सी। एक तो फैक्ट के बेसिस पे गलत है और एक लॉजिक के बेसिस पे गलत है ये स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नॉट नेचुरली फाउंड, वर्ड क्या? नेचुरली फाउंड इन इंडिया। आर्टिफिशियल को लेके आया, जो चीता मिलते नहीं ना इंडिया में, एस्थेटिक चीता हम लेके आए हैं, वो नेचुरली नहीं मिलते हैं। पर वर्ड क्या है? मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन montane grasslands with no predators, only with no predators। इतने दोनों एक्सट्रीम वर्ड हैं। पर पहले ये देखते हैं मार्सुपियल्स हैं क्या। भाई मार्सुपियल जिसने कभी सुना होता ना, वर्ड ही सुना होता तो काम बन जाता। शिशुधानी स्तनी, शिशुधानी स्तनी मतलब जो अपने होता ना कि जो हमारे कंगारूज हैं कि स्तन में शिशु को धारण किया हुआ है, बेबी को अपने। तो कंगारूज, अब क्रिकेट की टीम है ना भाई, कंगारूज कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। कभी इंडिया में देखे वैसे स्पीशीज? तो ये स्पीशीज आर बेसिकली नोन इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो जो हम बात कर रहे हैं स्पीशीज की, हम मान लो कंगारूज की बात करते हैं, कंगारू तो इंडिया में नहीं मिलते ना नेचुरली, कहां मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेटमेंट क्या होगी? सही। अब ये कहना, सॉरी, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या होगी? सही, कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में नहीं मिलते हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं नेचुरली। कभी सुना भी नहीं है जो हमारे कंगारूज हैं वो इंडिया में मिलते हो। अगला है मार्सुपियल्स, ये होगी सही। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली एंड नो प्रेडेटर्स। भाई इंडिया में ना चीता लेके आए हम बाहर से, कोई भी स्पीशी थ्राइव कर सकती है। ये कहना कि नहीं बस ये एक इकोसिस्टम में थ्राइव करेंगे, ये बात गलत है। हाँ ये कहना कि देयर नेचुरल हैबिटेट ये है, तो बात अलग है कि इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है? माउंटेन ग्रासलैंड्स। क्या ये सिर्फ वहीं पे थ्राइव करेंगे और इनके कोई प्रेडेटर नहीं है? अगर इनके कोई प्रेडेटर ना होते सर, तो जो फूड साइकिल पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, हर चीज का कोई ना कोई प्रेडेटर है, हर चीज का कोई ना कोई प्रेडेटर बना हुआ है। इनके प्रेडेटर क्यों नहीं है? ऐसा कैसी एक्सेप्शन आ गई इनकी? और अगर है, मान लो ये इनके कोई प्रेडेटर नहीं है, नेचुरली मान लेते हैं, चलो ये भी सही बात है। दूसरा ये क्या बात है कि ओनली थ्राइव इन माउंटेन ग्रासलैंड, कोई और ग्रासलैंड में ये थ्राइव ही नहीं कर सकते हैं, या कोई और इकोसिस्टम में थ्राइव ही नहीं कर सकते हैं। हाँ नेचुरल हैबिटेट हो सकता है, वहां रहना पसंद कर सकते हैं, थ्राइव तो ये कहीं भी कर सकते हैं। चीताज भी तो इंडिया लेके ना अफ्रीका से, कहां पे कर रहे हैं थ्राइव? वो इंडिया में। तो ऐसा कौन सी चीज होगी इसमें? और वैसे ही दोनों ओनली नो है, मतलब कहने का मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इनके सही होने के चांसेस 30-40% हैं, 20% हैं, और गलत होने के 70-80% है। तो कहां जाओगे आप? गलत की तरफ जाओगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, सी। तो मार्सुपियल्स पहले हैं क्या, आपको ये पता लग गए क्या है मार्सुपियल्स? आपको पता लगा भाई ठीक है ये कंगारूस टाइप हैं, इंडिया में तो नहीं मिलते हैं, ऑफ कोर्स ये वहीं पे मिलते हैं, तो नेचुरली तो इंडिया में नहीं मिलते हैं ये। अब जहां मिलते हैं वहां पे कहां रहते होंगे? वहां एक ही सिस्टम में रहेंगे, वहीं थ्राइव करेंगे, ना कोई प्रेडेटर है। ये बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये कुछ जनरल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को ये ढूंढना कि इसके कोई प्रेडेटर नहीं है, ये तो वो ढूंढ सकता है कि इसके कोई प्रेडेटर नहीं है, पर ये कहना कि वो थ्राइव कहीं और नहीं करेंगे, उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है उनको कहां लेके जाएंगे और वहां थ्राइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डाटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपने कोई डाटाबेस पढ़ा है? IUCN का रेड लिस्ट वाला डाटाबेस। तो जो इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है ये बनाता है ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डाटाबेस, IUCN बॉडी बनाती है ऐसा कुछ। यहां ऑप्शन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, UNEP, UN कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई डाटाबेस है, एक बनाता है IUCN का काम ही है डाटाबेस बनाना, रेड बुक, ग्रीन बुक, तो चांसेस है ये भी डाटाबेस ये बना रहा होगा। और दूसरा एग्जामिनर ने ये लिखा क्यों है फिर? भाई यही बोल देता, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच ऑफ द बॉडीज। बाद में डाटाबेस को लिखा, ये काम है ही IUCN का। आपने ये बॉडीज जो हैं, आप ये सोचें नहीं UPS ने जान के गेम खेली होगी, ऐसा ना सोचें। अगर पेपर में इस माइंडसेट से जाएंगे कि भाई नहीं 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 IUCN तो लग रहा है मुझे, पर नहीं होगा क्योंकि UPSC ने जान के IUCN दिया है, होगा कुछ और। अगर इस माइंडसेट से पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप
जहां आईयूसीएन आंसर है उसको छोड़ के आप क्या मार के आते, यूएनएपी, या ये मार के आते। क्यों? बिकॉज आपको इस अजम्पशन पे ये मार के आ रहे हो कि आईयूसीएन तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो डाटाबेस निकालता है, वो तो पुताई है, वो यूपीएससी क्यों पूछेगा। वो जान के वो ऑप्शन दे रहा है क्योंकि भाई वो बच्चे मारेंगे, वो गलत होगा। इस माइंड सेट से अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, दिस माइंड सेट इज कॉल्ड एज ट्रीटिंग यूपीएससी इन अ नेगेटिव सेंस, कि वो आपके साथ गेम खेलना चाह रहा है हमेशा। भाई वो आपको लॉजिक दे रहा है इसमें से यहां पहुंचने के, इस माइंड सेट से आंसर ये लगा के आए, इसका आंसर है भी ये। और मैं बता रहा हूं ये माइंडसेट की जरूरत क्या है। अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं कि नहीं भाई यूपीएससी जो भी कर रहा होगा पक्का वहां पे कोई ना कोई गेम खेल रहा होगा, अगर इस माइंडसेट से पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका हर ऑप्शन यूपीएससी में सेट होगा, जो लॉजिक से बैठ रहा होगा आप उसको नहीं मार के आएंगे, बस ये सोच के कि यूपीएससी यहां पे गलत कर रहा है कुछ। और ये माइंडसेट बड़ा खतरनाक है। आई डिड दैट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट बैकफायर्ड। आफ्टर दैट आई चेंज माई अप्रोच कि यूपीएससी लॉजिक के पूछ रहा होगा, फिर थोड़ा सेंस बननी स्टार्ट होगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि यहां पे आंसर ए है। वो माइंडसेट अगर किसी का आ रहा है पेपर में सॉल्व करते हुए, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन द एग्जाम उस माइंडसेट को चेंज करने पे। तो यूपीएससी का जो माइंडसेट हम डिकोड कर रहे हैं, उसको जो चेंज कर रहे हैं माइंडसेट को, वो आपका माइंडसेट था, अभी हम यूपीएससी का माइंडसेट डिकोड कर रहे हैं। तो चेंज योर माइंडसेट according to the mindset of UPSC and sync with that mindset of UPSC. This is the purpose of this dumb series decoding UPSC mindset. और अगर जिसको भी यहां पे डाउट आया मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आपको पक्का एग्जाम में हेल्प करेगा अगर आपने इसको शिफ्ट कर लिया, यूपीएससी को नेगेटिव सेंस में ना देख के लॉजिक की सेंस में देखें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फोना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। आप देख रहे हैं ना, इन्वायरमेंट में स्पीशीज के फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पीशीज के फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से नॉक्टर्नल है, कि कौन से रात को आते हैं। अब ना जाके देखेंगे ये क्वेश्चन। मुझे एक चीज बता दो, पहले पेपर में कुछ स्पीशीज आती हैं, पहले आई हुई है लॉयन टेल मैकैक, बहुत बार आया है, सांबर डियर आया है, बहुत बार आया है, मालाबार सिवेट आया है, तीनों स्पीशीज पहले पूछी हुई हैं। और आप देखेंगे इंडिया का प्रोग्राम है, 22 स्पीशीज हैं जो हमारे स्पीशीज रिकवरी मिशन में है। हमारा इंडिया का अपना स्पीशीज को रिकवर करने वाला मिशन है, उसमें 22 स्पीशीज आती हैं, उनमें से ये आती हैं मालाबार सिवेट और लॉयन टेल मैकैक। अब बात ये है, इन स्पीशीज के 22 स्पीशीज के बारे में आपको उनके फीचर्स भी पता होने चाहिए। उनके इन 22 स्पीशीज के जो हम पढ़ते हैं, इनके फीचर, जैसे एशियाटिक लॉयन है, इनके फीचर्स पता होने चाहिए। पर अगर नहीं भी पता तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, इसको करने की कोशिश ना करें। कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि लायन टेल मैकैक रात को सोता होगा, दिन को सोता होगा, जो मर्जी सोच लें, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। स्किप कर दें अगर नहीं आता, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है। जब हम पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं हम, जब यूपीएससी के लिए प्री के लिए, वहाँ हम पढ़ाते हैं कि दिस स्पीशीज नॉक्टर्नल, ये वो, पर वो याद करना सभी स्पीशीज के लिए मुश्किल है। और टू बी वेरी फ्रैंक, ये चीज़ नहीं आती होगी बहुत बच्चों को। छोड़ने वाला है डॉट बॉल है, जैसे पहले डॉट बॉल थी वो ईस्ट वेस्ट क्वाड्रेटरल जो कॉरिडोर था, सेम ये है नॉक्टर्नल वाला डॉट बॉल। बिल्कुल बेफिक्र होकर छोड़ें, और इनफैक्ट इसको ऐसे छोड़ें कि दोबारा पेपर में दिखे ना ये क्वेश्चन, कि जो हमारे 72 सेकंड आपके पास होते हैं हर क्वेश्चन करने के, इसको 5 सेकंड में पकड़ के छोड़ दें, ताकि जो आपके बचे हुए 70 सेकंड हैं वो किसी और क्वेश्चन को दे पाए। तो इसको देखना ही नहीं है दोबारा से। दिस इज द डॉट बॉल। क्यों? इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई चीज नहीं है यहां पे लगाने वाली, कोई भी चीज नहीं है यहां पे लगाने वाली। आया समझ में ये चीज? तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं कि डॉट बॉल्स कौन कौन सी देनी है पेपर में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे पहले आया था 9th-10th क्वेश्चन, वैसे ही 14th और 15th क्वेश्चन है। 15th देखें, 15th क्वेश्चन भी, ये भी डॉट बॉल होगी बहुतों के लिए, और ये डॉट बॉल होनी भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी हमने देखा था सेट ए में इन्वायरमेंट आ रहा था पहले, यहां पे भी इन्वायरमेंट आ रहा है पहले। तो इन्वायरमेंट में पेपर तो आता है कितने नंबर का, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का पेपर आता है, पर उसमें से 5-7 क्वेश्चन तो छोड़ने वाले हैं, 5 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट में अगर 5 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, डरे नहीं। तो इतना तो पता हो ना पेपर को कि पहले साल में पेपर आया था, इतनी कट ऑफ गई थी, ऐसे क्वेश्चन थे, बच्चों को नहीं आते थे। तो आज मेरे में पेपर में आए हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, डॉट बॉल कॉन्फिडेंस से छोड़ रहा हूँ। तो जो आपने डॉट बॉल कॉन्फिडेंस से छोड़ी, तो बॉलर को भी लगता है ना यार कि ठीक है, बैट्समैन डर के नहीं छोड़ी है,
तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस दिखता है बॉलर को, एक होता है कि डर के छोड़िए। तो कौन सी बॉल छोड़नी है बैट्समैन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे, ना कि यूपीएससी डिसाइड करेगा। तो वो डॉट बॉल कैसे पता लगेगा, जब आपने पहले क्वेश्चन देखे होंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ फूड? कौन करते हैं डांस ये फूड के लिए, बाकियों को बताने के लिए? इसका आंसर हनी बीज है, पर ये वैगल डांस ये था, अगर आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं करंट अफेयर की, तो ये डांस लिखा होता है। नॉलेज बेस्ड है, करना है तो करें, नहीं तो छोड़ दें। टोटली नॉलेज बेस्ड, कोई एप्टीट्यूड नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आपने देखा कि भाई 14 और 15 नंबर क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, बेफिक्र होकर छोड़े और समझ जाएं कि इन्वायरमेंट में 4-5 क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, और मेरे को पेपर में भी 100 के 100 क्वेश्चन तो करने नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन करना पागलपंती है। तो ट्राई करें, अगर 90 हो रहे हैं तो 10 क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल छोड़ने हैं। तो मेरे 2 क्वेश्चन ये गए, 2 पहले गए थे, 4 क्वेश्चन। तो मैंने 15 क्वेश्चन किए, 15 में ही 4 आ गए। तो भी ना घबराएं, क्योंकि पेपर भी, क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट के आ रहे हैं। आगे जाके पॉलिटी इकोनॉमिक्स में कम छोड़ने को मौका मिलता है, हिस्ट्री में हिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चन छोड़ोगे। मेन तो इन्वायरमेंट में छोड़ते हो 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और यही 3-4-5 क्वेश्चन कहाँ छोड़ते हो? हिस्ट्री में छोड़ते हो। यही होते हैं 10 क्वेश्चन जो छोड़ने होते हैं, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के। बाकी तो आप कर ही लेते हो लॉजिक लूजिक लगा के कहीं ना कहीं। तो 10-12 क्वेश्चन छोड़ भी दिए तो डरे ना, पर डॉट बॉल कौन सी 10 होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। ऐसा ना उस 10 में से कौन से चले जाएं जो करने वाले थे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल डिस्कस द जो बाकी क्वेश्चंस हैं इन द कमिंग सेशंस, बट मेक श्योर कि जो भी एल्गोरिथम बना रहे हैं दम सीरीज में, आप कमेंट में लिखें अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। और ये पैटर्न को ट्रस्ट करके फॉलो करना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन मार्क जितना मर्जी कर दें, और क्वेश्चन मार्क करने का फायदा नहीं है, बिकॉज हम यूपीएससी के पैटर्न को डिकोड कर रहे हैं। ये माइंडसेट आप अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम यूपीएससी का माइंडसेट है उसको समझ रहे हैं, और अपने माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये माइंडसेट चेंज ही हेल्प करता है इन क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू एक्वायर। So thank you so much. We'll see you soon in the next section tomorrow.